सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो दुनिया की सियासत और आलमी अमन के लिए फैसला कुन मोड़ साबित हो सकता है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर UN की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में मुनक्किद हो रही, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म अमरीका के इस अहम दौरे के दौरान इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे और जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का शेड्यूल भी इंतहाई मसरूफ़ है। उधर नाजरीन, चाइना ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी के लिए अपने पुरअज़म मौक़िफ़ का इआदा किया है और यूरोप में भी एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पोर्चुगल ने भी फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत रिकग्नाइज़ कर लिया, जबकि फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा ऐलान करेगा। अब तक 13 यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं, जिसके बाद इजराइल को सिफारती दबाव और तन्हाई का सामना है। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हट धर्मी और ज़िद पर कायम हैं और कह रहे हैं कि कोई फ़लस्तीनी रियासत वजूद में नहीं आएगी। अमेरिका ने भी इन यूरोपीय ममालिक के फैसलों को नुमाइशी करार देते हुए कहा है कि असल तरजीह खित्ते में अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई है। क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ सरदार मसूद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है आज प्रोग्राम में। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मसूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो ये जो UNGA का इजलास है और इसके हवाले से जो अमेरिका अब ये कह रहा है कि जो ममालिक तस्लीम कर चुके हैं, एक तो उसको नुमाइशी इकदाम करार देना। हम देख रहे हैं कि 193 मेंबर स्टेट ऑफ द UN है, जिनमें से 147 ने अब तक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर रिकग्नाइज़ कर लिया और अब फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, अंडोरा, सैन मरीनो, ये ममालिक भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, रिकग्नाइज़ करने वाले हैं। इनको नुमाइशी इकदाम करार देना, क्या इसकी सिर्फ इतनी सी सिग्निफिकेंस है या आप समझते हैं कि ये कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे? अब इससे अभी तक तो वो ये इशारा दे रहे हैं कि वो इस फैसले में शामिल नहीं होंगे और उनके पास अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो मौजूद है। जनरल असेंबली का फैसला नाफिजुल अमल नहीं होता है, मतलब वो करारदाद पास कर सकते हैं, लेकिन वो करारदाद सॉफ्ट लॉ है, वो हार्ड लॉ नहीं है और रियासतें उसकी पाबंद नहीं होती हैं और वो कानून नहीं बनता अनलेस कि वो एक ट्रीटी की शक्ल में हो। और इस वक्त जो है ट्रीटी की निगोशिएशंस नहीं हो रही हैं और उसके भी लिए इंडोर्समेंट चाहिए होती है, रैटिफिकेशन चाहिए होती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ दुनिया खड़ी है, 3/4 अक्सरियत जनरल असम्बली की खड़ी है और दूसरी तरफ अमेरिका है और इसराइल है। और अमेरिका की जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुफादात बने थे, या जैसे उसे दुनिया का एक किस्म का जो है सुपर पावर बनाया गया था बाइपोलर वर्ल्ड के बाद, जो है उसके बाद अमेरिका के पास जो है एक जो सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, तो उसने इसराइल को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया है, वो उसे जारी रखना चाहता है। अभी जो अक्टूबर 2023 से अब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने भरपूर हिमायत की है, असला दिया है उनको, उसके अलावा उनके मौक़िफ़ की तायीद की है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो इस वजह से लगता नहीं कि कोई किसी किस्म की कोई लचक आएगी और उसकी वजह है, लंबी वजूहात हैं जिनमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जो है हत्मी लकीर है उसके लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन ये मैं बताऊं कि ये जो ममालिक खलीजी रियासतें हैं बिलखसूस, और उसके बाद तुर्की है, मिस्र है, ये सदर ट्रंप से ज़रूर मिलेंगी और ये मुतालबा करेंगे कि वो भी आलमी राय आमा के साथ शामिल हो जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की अक्सरियत का साथ दें, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ जो है हुकूमतों की नहीं है, ये अवामुन्नास की है ट्रांसकॉन्टिनेंटली। तो इस वजह से शायद अमेरिका जो है वो इसके लिए आमादा हो जाए, लेकिन मुझे उसके इम्कानात इसलिए कम नज़र आते हैं कि इस वक्त जो है अमलन अगर आप देखें तो अमेरिका इसराइल का ताबे है, इसराइल अमेरिका का ताबे नहीं है। जो उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस जो है उसको यरगमाल बनाया हुआ है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। उसके बाद जो है इंतज़ामिया के जो बेशतर अरकान होते हैं, काबीना के अरकान होते हैं,
वो इसराइल की रज़ा के बगैर किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ये असर और रसूख कई दिहाइयों पे फैला हुआ है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन अच्छा, दूसरी जो मैं इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ, ये मैंने 3-4 दिनों से कर रहा हूँ कि असल में बात ये है कि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसके बावजूद वहाँ फ़लस्तीनी रियासत का कोई नाक नक्शा ही नहीं है। वहाँ जो है उसको इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। मकबूजा फ़लस्तीन में गैर कानूनी बस्तियाँ हैं, और अब जो है ये गैर कानूनी बस्तियाँ गज़ा में कब्ज़े के बाद कायम की जा रही हैं, और दरमियान में गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीन के दरमियान इसराइल की सॉवरेन टेरिटरी है। तो इस वजह से जो है अगर ये रियासत बन भी गई, कागज़ पे बन गई, तो अमलन ये जो है इसमें ना इनके पास उसे हमास को गैर मसल्ला कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमास के पास भी फ़ौज नहीं होगी, फ़लस्तीन के पास भी नहीं होगी, यानी जो मकबूजा फ़लस्तीन है उसके पास भी नहीं होगी। तो उसकी गवर्नेंस कैसे कायम होगी, उनकी फ़ौज कैसे बनाई जाएगी ताकि वो एक सॉवरन, इंडिपेंडेंट और कंटिगुअस स्टेट बने, कंटिगुअस जोग्राफियाई सेंस में मुत्तसिल, के उसकी सरहदें मुत्तसिल हों, वो एक बॉडी हो, वो ऐसे टुकड़ों में ना बटी हुई हो। क्योंकि इसराइल जो है वो हर रोज़ जो है 50 से 100 लोगों को मार रहा है, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें गज़ा में गिरा दी हैं, और यहाँ भी जो है मकबूजा फ़लस्तीन में गैर क़ानूनी आपका आबादकारी का सिलसिला जारी है। तो ये कुछ चैलेंजेस बैनुल-अक़वामी बरादरी को दरपेश हैं, उसमें ये पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पे डटा रहा है और डटा रहेगा, और ये हमने क़ायद-ए-आज़म के हुक्म की भी तामील की है, और हमारी जो स्ट्रेटेजिक रीडिंग थी वो भी यही कहती थी कि अहले फ़लस्तीन के साथ खड़े रहो। I'll get back to you। पाकिस्तान किस हद तक सऊदी अरब के साथ मिलकर डेंट डाल सकते हैं इस मामले पर? एहतशाम साहब की तरफ जाऊँगी। एहतशाम साहब, जैसे अभी बात भी कर रहे थे मसूद साहब, वो ये बात कर रहे थे कि अमेरिका इजराइल का ताबे, और हम ये देख भी रहे हैं कि अमरीकियों के जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा $22 बिलियन अक्टूबर 2023 से लेके अब तक वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस जो इजराइल कर रहा है गज़ा में, वो वहाँ पे खर्च कर चुका है। यानी 70% जो है वो जंग का जितना भी एक्सपेंस है वो अमेरिका कवर कर रहा है। लेकिन अमेरिका अगर ये एड बंद कर दे तो सारे मामलात रुक जाते हैं। अब इजराइल किस तरह से काबिज़ है उनकी कैबिनेट पे ये वो, लेकिन वहाँ की जो अवाम है उनका भी यही मुतालबा है, अमरीकी अवाम इस चीज़ से नाखुश है सदर ट्रंप से। तो इस सारे सिचुएशन में एक तो अंदरूनी प्रेशर, और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का हम देख रहे हैं कि एक इल्हाक भी हो रहा है और जो सिक्योरिटी माहिदा भी हुआ है, क्या ये मिलके एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके, क्योंकि हम यही बात करते रहे कि अरब कंट्रीज़ में से अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकता है तो वो सऊदी अरब है, जो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है इनकी जानिब से, कुछ कहा जा सकता है और कुछ मनवाया जा सकता है इस मामले पर? देखिए, हमना मसूद साहब ने मेरा ख्याल है बुनियादी बात तो कर दी है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि इनकी रिकग्निशन सारी दुनिया की तरफ से हो जाए फ़लस्तीन की, तो शायद 2 स्टेट सोल्यूशन और बनना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, एक गेम चेंजर का एक रोल प्ले आया G7 ममालिक की तरफ से। जिस तरह भी आप बता रही हैं, 2/3 ऑफ दी UN मेंबर जो हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया है फ़लस्तीन को। G7 के ममालिक का वहाँ जाना और उनका सपोर्ट करना, ये बहुत सिग्निफिकेंट मेरा ख्याल है, ये एक वेट बढ़ा देती है फ़लस्तीन के काज को। और उसके लिहाज से मैं समझता हूँ, जिस पे आपने देखा बहुत तकलीफ़ भी हुई है, उनके इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने बड़े धौंस धांधली और गुस्से से रिजेक्ट किया है, और इधर से अमेरिका ने भी इसको नापसंदी की निगाह से देखा है। अब सवाल इस वक्त बड़ा यही है कि जी क्या ये 2 स्टेट सोल्यूशन जिसका एक ख्वाब है पूरा हो सकता है? देखिए, अब तो परेशानी की ज़्यादा आमना बात यह है कि ना सिर्फ गज़ा को तबाह व बर्बाद करने के बाद वो तो प्लान कर चुके हैं कि हमने वेस्ट बैंक को भी कैसे नेक्स करना है। वो तो सदर महमूद की हुकूमत को भी ख़त्म करके तो पूरा का पूरा हज़म करना चाहते हैं। वो तो टाइम बाई कर रहे हैं इजराइल के किसी तरीके से अपने सारे अहदाफ पूरा कर लें। और इस टाइम बाइंग करने में अमेरिका ने बड़ा भरपूर सपोर्ट किया उनको। अभी थोड़ा अर्सा पहले तक तो यूरोप भी उनका साथ दे रहा था, लेकिन यूरोप का मसला ये है कि हमने आपने देखा पिछले 2-2.5 माह में जितने बड़े बड़े जलसे जुलूस रैलीज़ यूरोपियन कैपिटल में हुए हैं, वहाँ की हुकूमतें हिल के रह गई हैं। चाहे लंदन है, चाहे आप स्पेन में चले जाएँ, फ्रांस में चले जाएँ, मुख्तलिफ जगहों पर तो लोग उन पर एक बड़ा सीरियस नोयत का दबाव अपनी हुकूमतों पर है कि भी ये जुल्म ज्यादती इसको रोका जाए। तो वो मजबूर हो गए हैं
लिहाजा उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन। अच्छी बात है कि ये जो 4 ममालिक हैं, अब ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेके जनरल असम्बली के सेशन में जब ये बताएंगे कि हमने तस्लीम कर लिया तो इसका एक वेट होगा। अब रह गया सवाल अमेरिका का रोल। तो अमेरिका का रोल आमना जिस तरीके से मुश्किल होता चला जा रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए तो कुछ लगता नहीं है कि दुनिया में जो आमतौर पे कहा जा रहा था कि तब्दीली आएगी वो नहीं आ सकेगी। वो तो बल्कि साथ में खाना चाह रहे हैं गजा स्ट्रिप के हवाले से जो उनके ख्वाब है। जी हाँ वो है। अच्छा मसूद साहब देखिए, एक चीज़ बताइएगा, जो अमेरिका की बड़ी बात हो रही है, अमेरिका एक ज़माने में बड़ा भरपूर दुनिया में रोल प्ले कर रहा था। अभी वर्ल्ड अफेयर में जिस तरीके से पुल बैक कर रहा है अमेरिका, डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर सारा उसका फोकस है और उसका आइसोलेशन उसकी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। तो आप नहीं समझते कि ये जो अमेरिका का रोल मिनिमाइज़ हो रहा है, इसको चाइना काउंटर कर रहा है? चाइना जो है ना बड़े बारीक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ा रहा है। तो क्या अमेरिका में इस तरह की फीलिंग नहीं है कि अमेरिका जो है ना वो अपना एक दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम है दुनिया के मामलात को हल करवाने में, वो उसमें उसको नाकामी पेश आ रही है? देखिए, अगर सदर ट्रंप के जहन की अक्कासी या उनके जो माइंडसेट की अक्कासी की जाए या कोई एक्सरे लिया जाए, तो उनका ये ख्याल है कि उन्होंने सारी दुनिया को, चीन को, रूस को, हिंदुस्तान को, इन जैसे ममालिक को बहुत रियायतें दी है माजी में। और अब जो है सनत व हिरफत हो, ज़राअत हो, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हों, वो अमेरिका में बननी चाहिए। अमेरिका को उसी तरीके से इजारा कायम होना चाहिए। एक एतबार से वो ग्लोबलाइजेशन की नफ़ी करना चाहते हैं और पहले अमेरिका को मजबूत बनाना चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट। और उनकी जो है मेगा बेस है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो समझते हैं कि इन लोगों ने अपनी माशी और सियासी और स्ट्रेटेजिक क़ुव्वत बहुत सरेंडर कर दी है दोस्तों के हाथों में, मिसाल के तौर पर मग़रबी यूरोप के जो ममालिक हैं, या दुश्मनों के हाथों। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने आउटसोर्सिंग की सारी चीज़ें, जो अपनी सनत जो है वो चीन में ले गए या और दूसरे ममालिक में ले गए, तो वहाँ जो है अमरीकी जो है उनके काम का रिवाज जो है वो ख़त्म हो गया और इस तरीके से उनकी सलाहियतें भी मुतासर हुई हैं। तो दूसरी ये है कि जो चीन और रूस खड़े हुए हैं वो बहुत मोहतात अंदाज़े से आगे बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो है लफ्सी या अखलाकी या सियासी हिमायत तो की है फ़लस्तीन की, लेकिन उन्होंने मुदाखलत नहीं की, क्योंकि वो समझते हैं कि तारीख़ के उस मोड़ पे वो खड़े हैं कि इसके लिए अभी उनका किरदार नहीं बनता है। इसमें इस पूरी चक्की में गज़ा के लोग पिस गए हैं और मखूज़ा फ़लस्तीन के लोग पिस गए हैं। तो ये है कि उनकी अमेरिका में पहली मरतबा, मैं अमेरिका को बड़े अरसे से मुशाहिदा कर रहा हूँ, पहली मरतबा जो है ख़ुद सदर ट्रंप की मेगा बेस से और उसके बाद जो शहरियों से आवाज़ें उठ रही हैं, 9/11 के बारे में उठ रही हैं, अक्टूबर 7 और 2023 के बारे में उठ रही हैं, उसमें इसराइल के रोल के बारे में तजिया किया जा रहा है, नए हक़ाइक़ सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले अपने इंटरवेंशन में ये कहा कि वहाँ ये है कि आप यूँ समझिए कि एपेक और जो इसराइली लॉबी है मजमूई तौर पर इतनी मजबूत है कि आप समझिए कि उनका सेनेट और उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यरगमाल हैं और वो हिल भी नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 98% तो बिल्कुल नहीं हिल सकते। कुछ इक्का दुक्का ऐसी जो है डिसेंटिंग आवाज़ें आती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनका पेनिट्रेशन बहुत डीप होता है। उसके ऊपर जो है इसराइल ने बड़ी, लेकिन इसमें मसूद साहब एक चीज़ बताइएगा कि ये कतर के हमले के बाद तो जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट तो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, हुआ भी है। आपको क्या लगता है कि अब वो जो मिडिल ईस्ट में जो इसराइल को एक बड़ी फुल सपोर्ट मिलती थी अमेरिका की तरफ से, वो मिलती रहेगी या अब इनका रोल GCC कंट्री का को बढ़ जाएगा, स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप सऊदी अरब के बढ़े? देखिए, वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दलील वाशिंगटन में ये होगी कि अब मुझे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, वो फ़ौजी मदद की भी ज़रूरत है। और उसके अलावा अच्छा दूसरी ये कि जो अमेरिका में ये आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ की एक जो है बहुत ही बासर रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन है, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये तो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर कैसे कह सकता है कि मैं गैर महफूज हूँ और मुझे जो है मज़ीद फ़ौजी इमदाद की ज़रूरत है। लेकिन इसराइल की दलील ये होगी कि अमेरिका उसे और पैसे दे, और वसाइल दे, और डिफेंस टेक्नोलॉजी दे। जो GCC में ये डेवलपमेंट हुई है, जब बिलखुसूस जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ है, उससे यहाँ की स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है। एक तो ये मुआहिदा ख़ुद अपनी हैसियत में अहम है
लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसमें गल्फ़ के तमाम ममालिक, मैं समझता हूँ गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के तमाम ममालिक शामिल हैं, उनकी रज़ा शामिल है। इसलिए शामिल है कि वहाँ इस सिलसिले में जब भी कोई आप इस किस्म का बैरूनी माहिदा करेंगे तो इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, बेशक एक मुल्क अलग होकर कर रहा, यानी वो अपनी फैमिली से, स्ट्रेटिजिक फैमिली से जुदा नहीं हो सकते थे। और इसका दायरा बढ़ सकता है, तुर्की है, मिस्र है, दूसरे ममालिक हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे। फिर ये है कि जिसका उनको खौफ था सेहूनियों का, सेहूनियत को, कि उम्मत मुस्लिमा कहीं मुजतमे ना हो जाए, तो वो तो अब होना शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो गज़ा है वो कैटलिस्ट रहा है। अगरचे मुसलमान ममालिक ने अपने आप को बेबस महसूस किया है, लेकिन बेबसी के बाद जब उन्होंने क़तर के ऊपर हमला किया, जो उनके लिए ख़ुद अमेरिका के, इसराइल के लिए सहूलतकार और सालिस था, तो शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, तेज़ी से हुआ है। और अब जो है दिफाई सोच, स्ट्रेटिजिक सोच यहाँ डेवलप कर रही है। गल्फ के अंदर, जीसीसी के अंदर भी वो एक कमांड एंड कंट्रोल बना रहे हैं। यानी ये जो हम देख रहे हैं ग्रेटर इजराइल का एक इनका प्लान है इजराइल का, और उसमें हम देख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब तक जो 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ जिन पर हमलावर हो चुका है, और आपने जैसे कहा कि अब ये सोच रहे हैं, इनमें एक सोच पाई जाती है इन कंट्रीज़ में, राइट। आपका इस हवाले से टेक आ गया। थैंक यू सो मच। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तजिया पेश किया। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े कन्वेंशन से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मार्का हक में फ़तह को यादगार करार दिया। उन्होंने एक बार फिर बात की और कहा कि भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि वो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब वक्त है अमन और बराबरी की बुनियाद पर मसाइल का हल निकाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर, पानी, तिजारत और काउंटर टेररिज्म जैसे बड़े मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करने के अज़्म का भी इजहार किया। लेकिन क्या भारत अपनी ढिटाई और पाकिस्तान दुश्मनी छोड़ेगा और इस ऑफ़र को कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मुज़ाकरात की टेबल से हमेशा की तरह, या जिस तरह से राय फ़रार इख्तियार करता रहे, या वही चलता रहेगा अभी मामला? इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब हमारे साथ हैं। एहतशाम साहब, आपका इस पर तज्जिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से मई में ये सारे मामला हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 से 3 बार दोहरा चुके हैं, हमने कई बार बड़ा दिल करते हुए, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि सिफारतकारी जो हमारी जिस तरह से मकबूल भी रही है और कामयाब भी रही है, जिस तरह से सदर ट्रंप भी बारहा पाकिस्तान और इंडिया को जो डिफ़ीट हुई उसका जिक्र कर चुके हैं। उसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्तकबाल अब हो रहा है, भी जो चाइना में SCO हुआ वो हमारे सामने है, सऊदी अरब के साथ एक तारीख़ी हमारा मुआहदा हुआ, वो इंडिया को खटक रहा है। तो जो पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की है, उसको देखते हुए हमने फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा किया और एक बार फिर ऑफ़र की है। क्या इंडिया संजीदा होगा इस मामले पर? देखिए, हमने वक्त आ गया, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को संजीदा होना पड़ेगा। अपेरेंटली तो लगता है नहीं होंगे, जो इस तक सूरत हाल उनको पेश आई है, और मई में आपने देखा जिस तरीके से उनकी शिकस्त हुई है और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एजेंडा रीसेट हो गया है बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट, तो दुनिया पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली दे रही है। और फिर ये आपने देखा जिस तरीके से कतर पे हमला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह अहमियत बढ़ी है। अभी आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, बल्कि पहुँच गए न्यूयॉर्क, वहाँ पे 4 ममालिक के सरबराहों से प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होनी है, तो इस दौरान उनकी भी मुलाकात होगी। और ये कहा जा रहा है कि एक शायद साइड लाइन पर अलहदा भी 1-on-1 मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो सकती है। देखिए, हमने बुनियादी तौर पे तो आज भी जो अब समझदार लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो सवाल करते हैं कि 4 जंगें हो चुकी हैं। लेकिन 48 में जंग हुई थी, 47-48 वाली, जिसमें हमने कश्मीर आज़ाद करवाया था। उसके बाद देख लें 65 की वार है, फिर 71 की वार है, अब आप देख लें फिर ये कारगिल हुआ 99 में। कोई फ़र्क नहीं पड़ा और तल्लुकात हमारे ख़राब से ख़राब होते गए। हर दफ़ा सारी दुनिया ने भी कहा, आपने देख लें अमेरिका, चाइना, रशिया ने भी कहा कि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के हल करें, लेकिन आपने देखा कि सूरत हाल बिगड़ती चलेगी। अब पिछले 13-14 साल से तो हमने सूरत हाल लोगों ने तवक्को करना छोड़ दी है। वो कहते हैं ये RSS की जो नज़रियाती सो कॉल्ड नज़रियात हैं उनके, हिंदुआता उनकी जो आपने देखा सोच है, और फिर BJP पार्टी और फिर उनकी क़यादत है, जिसमें मोदी भी हैं और 4 और लोग भी हैं, वो जिसवाए इसके कि उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाने के चक्कर में, जिस तरह इजराइल ने एक नक्शा बनाया हुआ, इन्होंने भी अपनी पार्लियामेंट में ग्रेटर एक सब कॉर्नर का नक्शा बना कर रखा हुआ है। इसमें पाकिस्तान भी है, श्रीलंका, बांग्लादेश भी है। लेकिन सवाल ये है कि जी आप इतने आपके ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ ख़राब हो गए हैं, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो आपके बहुत ख़राब है, और पाकिस्तान बार बार बावजूद इस बात के कि
पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम ना बात कर रहे हैं, हमने जंग जीती, हम फिर भी कह रहे हैं आज बैठ के बात करें। और आपका जो मेन पॉइंट है दहशतगर्दी, आप उसको भी शामिल कर लेते हैं। अब आप काउंटर टेररिज्म पे बात करते हैं, पे ट्रेड है, पे बायलैटरल रिलेशंस हैं, पानी है और इश्यूज़ पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात आ नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह हम ना कि इस वक्त जो मोदी को आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है, उनकी पार्टी जो इस मुश्किल हालात में है, लोग इस तरह देख रहे हैं कि 2027 के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद से मोदी साइड लाइन हो जाएगा। वैसे तो उनकी RSS की जो थ्योरी है, नज़रियात है, वो कहते हैं 75 साल के बाद लीडर को रिटायर होना चाहिए। तो मोदी के तो आपने देखा कल परसों उनकी 75वीं सालगिरह भी मना ली गई, तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप में जब नया खून आएगा, नए लोग आएंगे, तो शायद सूरत हाल तब्दील हो जाए। वो नफ़रत जो भर दी है हमने इन्होंने लोगों के दिलों में, वो शायद कम हो जाएगी, तो फिर तल्लुकात बेहतर होंगे। वैसे भी आप देख लें हिंदुस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे और सफारती तौर पे पाकिस्तान इतना अब वो क्या कहते हैं इतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन ये मैक की लड़ाई के बाद तो पाकिस्तान जितने ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान इन हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, ममालिक देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हिंदुस्तान को अब सोचना चाहिए कि क्या ये लड़ाई झगड़े कर करके, और अभी भी आपने देख लें वो संदूर तो उनका ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक माहदे के बाद तो वहाँ पे भी लोग परेशान हैं कि भी अब क्या करेंगे। पाकिस्तान पे हमले का मतलब है सऊदी अरब पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो मेरा ख्याल है एक जो चीज़ ये होगी, अभी भी हम देख रहे हैं इनकी जानिब से वेपन्स की जो बाइंग है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, वो अभी भी जारी है इंडिया की जानिब से। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं बगराम एयरबेस के हवाले से। एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में अब अफगान हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो इस एयरबेस के लिए अमेरिका से अगले 20 बरस भी जंग लड़ने को तैयार है। अफगान गवर्नमेंट ने इस मामले पर अमेरिका से दोहा मुआहदे की पासदारी का मुतालबा किया है, लेकिन इस मुतालबे ने अफगानिस्तान के दोहरे मेयार को भी बेनकाब कर दिया है। अब किस तरह से सिचुएशन आगे, एक जानिब बगराम एयरबेस के हवाले से अफगानिस्तान पर दबाव पाया जा रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से बारहा इस मुतालबे का लिए कहा जा रहा है कि वो जो अपनी सॉइल पर TTP और जो बाकी खारजी हैं जो दहशत गर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी जो सेल्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, उसका ख़ात्मा किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से इस पर अभी तक कोई इक़दामात हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इस सारी बढ़ती हुई सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं कि प्रेशर है अफ़गानिस्तान पर बढ़ता हुआ प्रेशर, उस पर अब किस तरह से हालात बनेंगे आगे जाके। ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खबर भी लेते हैं और तजिया भी लेते हैं। शाह साहब सबसे पहले तो मैं इस एंगल पे बात करना चाहूँगी जो बगराम एयरबेस के हवाले से अमरीकी सदर का बार बार बयान आना। एक तो उनका इंटरेस्ट बेसिकली चाइनीज़ को लेकर है, क्योंकि उन्होंने उसमें चाइना का भी जिक्र किया कि यहाँ से कितनी दूर है, या फिर आप ये सिचुएशन को इस तरह से एनालाइज करेंगे कि वो वाकई इस खित्ते में दोबारा से अपना एक पाँव जमाना चाह रहे हैं US। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे, और अफ़गानिस्तान में क्या इतनी हिम्मत है इस वक्त कि वो उनको इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सके कि हम 1 इंच भी ज़मीन का नहीं दे सकेंगे अमेरिका को, एयर बेस तो दूर की बात है। देखिए, मेरे ख्याल में बगराम एयर बेस एक ऑपरेशनल बेस था जिसपे अमेरिकन ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, और ये एक लिहाज से एक सर्वेलेंस हेडक्वार्टर था जहाँ से वो इर्द गिर्द रूस, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और तमाम की सर्वेलेंस करते रहे। बल्कि एक मुकम्मल दुनिया थी, इसके अंदर इतने लेटेस्ट गैजेट, इक्विपमेंट, इवन सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर यहाँ पे मौजूद थे, जो कि जाते वक्त बहुत सारे उनके जो ऑपरेशनल इक्विपमेंट थे वो साथ ले गए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोबारा बगराम एयरबेस में जो है वो इंटरेस्ट का इजहार, ऑब्वियसली खित्ते के अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, उसका CPEC एक्सटेंशन है, अफगानिस्तान के साथ चाइनीज के ताल्लुकात हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अमेरिका मेरे ख्याल में ऑब्वियसली परेशान भी है और इस खित्ते के अंदर वो एक फुट होल्ड चाहता है। और बगराम एक ऐसी जगह है जो सेफ्टी के लिहाज से और टेक्निकली जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से तमाम सेंट्रल एशियन के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी नजर सकता है, ईरान के ऊपर भी रख सकता है, चाइना के ऊपर भी रख सकता है, और जब जरूरत पड़ी तो वो इसे एक्टिव जंगी बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, जो तालिबान की जानिब से अमीर मुत्तकी साहब, इसके अलावा मुल्ला याकूब और दूसरे जो सरकर्दा तालिबान लीडरशिप है, उन्होंने इनकार किया है कि वो ऐसे किसी एडवेंचर के खिलाफ लड़ेंगे, बल्कि कल जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके सामने
आम जो तालिबान थे, मुसल्लह तालिबान थे, उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट भी किया और वहाँ बड़ी देर तक वो अपने तरानों के ऊपर डांस भी करते रहे और एक मैसेज देते रहे कि हम लड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अमेरिका यहाँ आना चाहे या वो इस जगह को लेना चाहे तो तालिबान के अंदर या यहाँ पे मौजूद लोगों के अंदर इतनी ज्यादा शायद टेक्निकल वो ताकत नहीं होगी कि वो रोक सकें। लेकिन अब देखना होगा कि क्या अमेरिकन डील के थ्रू यहाँ आना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बातचीत करके आना चाहते हैं, या वो फौजी ताकत के बलबूते पर आना चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं चाइना ने भी तो इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में। सो क्या चाइना हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा अगर अमेरिकी यहाँ पर दोबारा आना चाहे तो? देखिए मेरे ख्याल में ये जितनी सुपर पावर है वो हमेशा दूसरे की सरजमीन को एज अ प्रॉक्सी जंग इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑब्वियसली चाइना की प्रेजेंस है, मिनरल्स के अंदर उनकी इंटरेस्ट है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर है और अब अमेरिकन भी जो रेयर मेटल्स है खासतौर पर थोरियम और दूसरे इस किस्म के कैडमियम वगैरह उसके ऊपर जो है उनका फोकस रहा है फॉर द फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, तो वो भी कोशिश करेंगे वो अपना हिस्सा लें। लेकिन बातचीत हो रही है इनसाइड, अगर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और तालिबान के साथ बातचीत के जरिए से ही बागराम को टेक ओवर करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि $1 बिलियन का मुतालबा जो है तालिबान लीडरशिप की जानिब से आया है कि वो अमेरिका उनको अगर इमदाद की सूरत में देगा, डेवलपमेंट करेगा तो वो शायद इस पर बात करे। लेकिन फेस सेविंग के तौर पे जाहिर बात है कि तालिबान जो है इसी बलबूते के ऊपर हुकूमत में आए कि उन्होंने यहाँ से गैर मुल्की कुव्वतों को बाहर निकाला है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी उनको शिकस्त दी है, उन्होंने रूस को भी शिकस्त दी है। तो ये एक मिथ क्रिएट किया गया है रिलीजन के नाम पे और जहाद के नाम पे कि उन्होंने यहाँ से काबिज कुव्वतों को बाहर निकाला है। लेकिन हालांकि हकीकत सबको मालूम है कि वो किस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि जी डबल स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली दोहा एग्रीमेंट में ये बात भी शामिल थी कि खारिज किसी तौर पे भी जो है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब तो वाज़ेह सबूत मिल गए हैं। आप देखें तो कुछ दिन पहले जो वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ उनमें से 4 दहशतगर्द जो मारे गए थे वो अफगान शहरी निकले। और एक आमना एक बड़ी खबर आपको दूं, इस वक्त पाकिस्तान के लिए TTP, ISK या PLA इतना बड़ा मसला नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के लिए है वो अफगान तालिबान है। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान लीडरशिप की कंट्रोल नहीं है उनके फाइटर्स के ऊपर और वो फाइटर्स जो है इस वक्त TTP के साथ भी इल्हाक किए हुए हैं, वो ISK के साथ भी मिलते हैं, वो जो है PLA को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक अपने जिहादी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। दूसरा इनसाइड आपको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। आज भी डॉन न्यूज़ की खबर है, वो बता रहे हैं कि तालिबान के एक सीनियर रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को जोड़ना इस दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तान की जानिब से ये गलत है। फिर आप किस तरह से हमारे साथ बातचीत करेंगे? देखिए ज़बीरा मुजाहिद ने जरूर कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान इस वक्त डबल गेम खेल रहे हैं। डबल गेम ये है कि वो हमेशा TTP को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करे, हालांकि उनके अपने अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हैं। जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह का कंधारी ग्रुप है वो बिल्कुल एट ऑड है, जो सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप है या गुलबदीन हिकमतयार के जो तालिबान है उनके साथ, और वो उनको कहीं भी स्पेस नहीं दे रहे। बल्कि मैं ये बताऊं कि कल जो अमरीकी स्पेशल एनवॉय हैं उनकी मुलाकात हुई है मुल्ला गनी बरादर से और उसके ऊपर भी मौलाना हिब्बतुल्लाह ने बड़े गुस्से का इजहार किया है और ये शायद कुछ दिनों में आप देखेंगे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है गनी बरादर उनको भी रिमूव किया जाएगा। मेरे ख्याल में इस वक्त तालिबान, अफगान तालिबान खुद अंदरूनी जो है वो खतशार का शिकार है, उनका कंट्रोल नहीं है अपने फाइटर्स के ऊपर। वो फाइटर्स जो है अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इनसाइड तालिबान के जो मकामी वहाँ पे सोर्सेज है उनसे मेरी बात हुई अफगान तालिबान, और वो कह रहे हैं कि कई ऐसे जंगजुओं को उन्होंने बाकायदा सजाएं दी हैं, उन्हें जेलों में डाला है, लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान जो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि बगैर किसी जो है वो मिशन के वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लड़ना चाह रहे हैं। और उनकी आइडियोलॉजी वो है कि शायद पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं है और वो इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी इस्लाम लाएंगे TTP के साथ मिलकर। अच्छा। ये लेकिन ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है और मेरे ख्याल में यही वो चीज़ है जिसको पाकिस्तान को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जायशा शराज साहब, बड़ी अहम अपडेट्स आपने सवाल की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कल के मैच और अपकमिंग मैच के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। दुआ का मायना दवा ने कोई असर दिखाया, मोटिवेशनल स्पीकर का टोटका भी नाकाम हो गया और भारत के खिलाफ चौथी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक बार फिर मायूसी की तस्वीर बन गई। दुबई में मैच तो हुआ लेकिन गर्मा गर्मी स्टेडियम के अंदर कम और बाहर ज्यादा थी। स्टेडियम की बात करें तो पाक भारत टाकरे पर पहली बार स्टेडियम की नशिस्तें भी खाली रह गईं। भारतीय खिलाड़ियों ने फिर ढिठाई का मुजाहरा किया, हस्बे रवायत हाथ ना मिलाया और उसके बाद ओपनर फ़खर जमान का गलत आउट सोशल मीडिया पर नॉट आउट का ट्रेंड बन गया।
जिसकी पीसीबी अब हम देख रहे हैं कि आईसीसी के पास शिकायत भी कर दी गई है पीसीबी की जानिब से। सार्फिन ये कह रहे हैं कि ये मैच पाकिस्तान बामुकाबला भारत नहीं बल्कि भारत और एम्पायर बामुकाबला पाकिस्तान था। दूसरी तरफ हारिस रऊफ के 6-0 और जहाज गिराने के इशारे ठग करके भारतीय शायकीन के दिल पर लगे, जिस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी चुप न रह सके और ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो फिर लुत्फ दोबाला हो जाता। बार बार शिकस्त के जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब पूरी कौम है और अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि एशिया कप में हमारी जो बची कुची इज्जत थोड़ी बहुत रह जाए। इसी पर बात करने के लिए फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फवाद साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये कहिएगा कल के मैच के हवाले से सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, जो एक तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो आया था अब उसके खिलाफ शिकायत कर दी गई है, आप समझते हैं कि इस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा पॉजिटिव? सदाब एम्पायर को हटा देंगे, आगे उन्हें कम काम मिलेगा, लेकिन बात सारी ये है कि वो एक डिसीजन तो इम्पैक्ट डाल गया ना। ये होता पुराने वक्तों में यही है कि अब तो फिर भी थर्ड एम्पायर भी आ गए हैं और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से खुली बेईमानी नहीं हो सकती। लेकिन एक ज़माने में होता ये था कि आप एक खिलाड़ी जो ख़ास है अगली टीम का उसको एक गलत आउट दे दें तो वो उसके बाद पूरी टीम बैठ जाती है। जिस तरह से फ़खर जमान ने स्टार्ट लिया था तो एक आउट तो गलत दिया, ये तो ज्यादती हुई और ये कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि मतलब जानबूझ के नहीं की गई, ये जानबूझ के की गई। वाज़ेह नज़र आ रहा था कि वो आउट नहीं थे, तो वो तो एक गलत फैसला हुआ। बट ओवरऑल पाकिस्तान पिछले मैच के मुकाबले में बहुत बेहतर खेला और बेहतर हो सकता था। आपने मोटिवेशनल स्पीकर की भी बात की, आपने साइकोलॉजिस्ट को भी लेके आए। मेरा सिर्फ उस पर कहना ये है आमना कि आप फाइनल एग्जाम के लिए जा रही हैं और आपको मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर दे दूं और उससे आपसे 1 घंटे 2 घंटे पूरी आपको मोटिवेट करूं, बट आपकी जितनी इम्तिहान की तैयारी होगी आप उसी तरह से डिलीवर करेंगे। ये एक दिन में किसी के आने से जाने से ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के अपना 100% नहीं दे रहे होते। आपकी जितनी कैपेसिटी होती है, जितने आप अच्छे होते हैं, वही मैदान में नजर आते हैं। तो ये जो हसन नवाज के हवाले से बात की जा रही थी, उनको ना खिलाने के हवाले से भी कल बड़ी बहस चली रही है, आप समझते हैं वो डिसीजन ठीक था? देखिए, अब हालात ऐसे हो गए कि हम सबको सच बोलना चाहिए, सच सुनना चाहिए और सच मानना चाहिए। सच ये है कि क्रिकेट में हम काफी नीचे जा चुके हैं, ना सिर्फ क्रिकेट, बहुत से और खेलों में। और उसका मैंने पहले भी कहा था कि आपकी उसकी प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पहले तो ये एक्सेप्ट हम करें कि हमारी खेल नीचे आ गया है, फिर उसके बाद हम उसकी बेहतरी की तरफ काम करें। होता यही है, पिछले 8-10 साल में एक आध बार आप इंडिया से जीत जाते हैं, एक आध बार किसी इवेंट में ऊपर चले जाते हैं और वो जो लोग बैठे होते हैं ऑब्वियसली उनके भी मकासद यही होते हैं कि 3 साल के अरसे के लिए काम के लिए आते हैं, या तो वो उस पर चला के फिर आगे बढ़ जाते हैं। बट मसला यही है कि पिछले 10-15 साल से खेल आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि खेल नीचे जा रहा है और उसको बेहतर कैसे लेके आना है, ये चीजें चलती रहेंगी। उसको क्यों खिलाया, इसको नहीं खिलाया, अभी इवेंट हो रहा है, हम सारे बात करेंगे, फिर आगे एक 3 नेशन सीरीज यहाँ पर हो जाएगी जिसमें अफगानिस्तान श्रीलंका की कमजोर टीमें बाकी दुनिया के मुकाबले में अगर आप वो जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं कि हमने दुनिया की टॉप टीम बनना है, तब तो चीजें जाके बेहतर होंगी। वरना हम ऐसे ही करते रहेंगे और लोग भी, मुझे कल बहुत अफसोस था एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट फैन, और अपने देखने वालों को बहुत लोगों का लगाव है खेल से ज्यादा बढ़ के क्रिकेट। आप भी अपने इर्द गिर्द देख रही होंगी जिस तरह से क्रिकेट का मैच कल देखा गया, और वो लोग देख रहे थे जो कतई तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि इंडिया ने इसको एक सियासी खेल बना दिया ना। और हम माजी में उनके साथ जो करते आए हैं, क्योंकि मेरा बचपन, मेरी जवानी जिस वक्त गुजरी है उस वक्त तो करीब नहीं आती थी इंडिया की क्रिकेट टीम, लेकिन आप पिछले 15-20 साल से देख लें, आप खराब से खराबतर होते चले गए। तो वो उस बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक हम अपने खेल को उस सतह पे नहीं लेके आएंगे तो ऐसे ही होगा। आप 7-8 मैच खेलेंगे, इसीलिए तो वो इंडियन कैप्टन जो है वो प्राउडली आज ये बात करें कि अब तो राइवलरी भी नहीं बनती। अब जो जितना बड़ा हम देख रहे हैं, जो स्टैट्स हमारे सामने फिगर देखते हुए, वो कहते हैं राइवलरी भी वहाँ पे होती है जहाँ पे 19-20 का फर्क हो। यहाँ पे तो 10 और 1 का अब हमारे सामने फिगर आ चुका है। देखिए, हमने अपने जवानी में ये टाइम देखा है, लेकिन हमने कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं की। तो ये बातें बेसिकली आपका कैरेक्टर भी बताती हैं कि आप ये बातें कि जी राइवलरी नहीं बनती, आप निकाल लें। अभी भी आप वनडे
का अपना निकाल लें, जो भी मुकाबला है मुतवाज़िन कितने मैचेस किसने जीते, तो पाकिस्तान अभी भी बहुत आगे, इतना बुरा करके भी। तो हमने बहुत मारा है इंडिया को, ये एक रियलिटी है। ये बात तो तो अब हमारी कुछ अर्से और हम उस तरह जोम में नहीं रहे, हमने उनके साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से वो आज बिहेव करते हुए दे रहे हैं। कल के मैच में भी जो इंडियाज रिफ्यूजल ऑफ कस्टमरी हैंडशेक, वो भी फिर दोबारा तवज्जो का मरकज भी रहा। अब इस पर क्या आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता? क्या जो रूल्स थे, जो नॉर्म्स थे, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराने में भी आईसीसी बिल्कुल नाकाम हो गया? देखिए, इंडिया ना अपनी सियासत की जो शिकस्त है उसको खेल के मैदान में लेके आ गया, सियासत में सफारती सतह पे। कल हारिस रऊफ की भी आपने बात की, जो किया। एक वक्त होता कि मैं शायद उस पर तनकीद करता, लेकिन जब आप खुद सियासत को लेके आ रहे हैं, जब आप ये बातें कर रहे हैं, तो फिर आपने सबके लिए मैदान खुला छोड़ दिया। तो फिर खिलाड़ी भी यही कुछ करेंगे। तो अब आप कतई तौर पे मुझ जैसे लोग भी कि जो बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, तो वो भी अगर तारीफ नहीं करेंगे तो खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आप इस सतह पे लेके आए, जिस तरह की आपने गुफ्तगू पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी पहले मैच के बाद, फिर ये हाथ ना मिलाना, ये रवैया रखना, तो फिर अब वो खेल दूसरी तरफ चला गया ना। तो शुरुआत बीसीसीआई ने कराई, और बीसीसीआई का मकसद यही था कि जो कुछ हिंदुस्तान के साथ हो रहा है सफारती सतह पे और सियासी तौर पे, और वो जो जंग में हुआ है, तो उसको किसी ना किसी तरह अपनी फेस सेविंग क्रिकेट के थ्रू कर सके। और मैं तो ये कहूंगा कि जी आप तो बाइकआउट कर रहे थे, आप तो खेल ही नहीं रहे थे, तो आपने तो कहा था कि जी एक वो लोग जिन्होंने हम पे हमला किया है और जो कुछ भी किया है, तो अब आप उसकी फतह को या उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं जब आप एक चीज का बॉयकॉट कर रहे थे? तो हाथ मिलाना तो दूर की बात है। तो और वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं सियासी महाज में, आप क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से है, आप उस पर बात करती हैं, H1B वीजा के हवाले से भी जो शिकस्त हो रही है, जिस तरह से उनके हर मुल्क के अंदर बात हो रही है, बड़ा डिफीटेड फील कर रहा है, इसी वजह से ये सारा एक ही फील्ड रह गई, एक ही फील्ड रह गई आमना, जिस पे आप किसी न किसी तरह दिखा सकते हैं अच्छा। तो अब सारा कुछ माहौल को उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और अब हमारा अगला मैच श्रीलंकन टीम के साथ है। जी बिल्कुल उनके साथ हैं। कोशिश करनी चाहिए, आपने बेहतर क्रिकेट खेली है अपने जितने भी मैचेस उनके मुकाबले में। कल उसी खेल को अगर आप आगे लेके जाएं, होपफुली आप श्रीलंका बांग्लादेश दोनों को हरा सकते हैं। चले, अभी भी उम्मीद बाकी है। थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद के लिए। कल नाजरीन मैच होगा, कल ट्यूसडे के दिन श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तानी टीम फिर मैदान में उतरेगी। हम होप कर सकते हैं कि जो माजी की गलतियां हैं, जो इस मैच जो हमने अभी प्रीवियस मैच में भी दोहराई हैं, उन पे ओवरकम करके अब हमने अपने अंदर खुद मोटिवेशन को ढूंढना है और आगे बढ़ना है और अपनी टीम का और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।